हेलो स्टूडेंट्स। परिवार वाले टॉपिक का ये अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चेंजिंग फॉर्म्स एंड कॉजेज ऑफ फैमिली। परिवार में आधुनिक समय में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और उन परिवर्तन के पीछे क्या कारण है, किन वजह से वो परिवर्तन हुए हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ फैमिली, क्या परिवार के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया और उन परिवर्तन के पीछे क्या क्या कारण रहे। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। यदि हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में कुछ भी चीज़ स्थायी नहीं है, सब में समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। और यदि कोई सी चीज़ स्थायी है तो वो अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाती। बिल्कुल उसी तरह से समाज में यदि कुछ स्थायी है तो वो केवल परिवर्तन है। तो परिवार नामक संस्था में भी समय के अनुसार बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। उन परिवर्तन के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करते हैं। परिवार नामक संस्था में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। परिवार का बदलता स्वरूप, चेंजिंग फॉर्म ऑफ द फैमिली। सबसे पहला इसमें जो परिवर्तन आया है वो है परिवार के आकार में परिवर्तन। पहले परिवार के सदस्यों की संख्या 20 से 30 तक होती थी, परंतु आधुनिक समय में परिवार की संख्या बहुत सीमित हो गई है। इसका पहला कारण तो ये रहा कि परिवार नियोजन। गवर्नमेंट ने सरकार ने परिवार नियोजन संबंधी नियम बनाकर 2 संतानों तक सीमित कर दिया, जिससे परिवार के सदस्यों की संख्या कम हुई। दूसरा, औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण भी जो संयुक्त परिवार थे, जो ग्रामीण परिवार थे, वो टूटकर एकल और शहरी परिवार में तब्दील हो गई, जिससे परिवारों की संख्या में काफ़ी कमी आई, परिवार के सदस्यों की संख्या में काफ़ी कमी आई। और परिवार का जो ये आकार बहुत बड़ा या विस्तृत, सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी, वहीं अब परिवार के सदस्यों की संख्या काफ़ी सीमित रह गई है, दहाई से भी कम आ गई है। पति पत्नी के संबंधों में परिवर्तन। परिवार नामक संस्था में पति पत्नी, जो परिवार नामक संस्था है उसका आधार होता है, उस पति पत्नी के आपसी संबंध ही परिवार के निर्माण का आधार होते हैं। इन संबंधों में काफ़ी परिवर्तन आया है। परंपरागत परिवारों में क्या होता था, पत्नी है वो पति को परमेश्वर मानती थी। पति चाहे कितना ही क्रूर हो, कितना ही अत्याचारी हो, वो उसके आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती थी। उनकी प्रत्येक सही या गलत बिना समझे पति की बात की पालना करती थी। मतलब पत्नी एक दासी की तरह रखी जाती थी। परंतु आधुनिक समय में शिक्षा के कारण, औद्योगिकरण के कारण, जो पत्नी है वो अब दासी के रूप में न रहकर एक साथी के रूप में अपना रोल अदा कर रही है, अपनी भूमिका अदा कर रही है। तो अब पति पत्नी के जो संबंध है वो आपसी दोस्त की तरह या साथी की तरह एक सहयोगी के रूप में परिवर्तित हुए हैं। परिवार के महत्व में कमी। अब आधुनिक समय में परिवार के महत्व में काफ़ी कमी आई है, क्योंकि परिवार जिन आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, जैसे बच्चों के पालन पोषण की, यौन इच्छाओं की, रहन सहन की, रोटी कपड़ा मकान की, ये सभी आवश्यकताएं औद्योगिकरण के कारण व्यक्ति परिवार से बाहर भी इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। तो इसीलिए परिवार के महत्व में अब काफ़ी कमी आ गई है। जैसे भोजन के लिए होटल पर व्यक्ति खाना खाता है, कपड़े धोने के लिए धोबी के पास चला जाता है, उनसे कपड़े धुलाता है, रहने के लिए किराए पर मकान मिल जाते हैं। तो इन्हीं आधारों पर जो परिवार में आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, वो आज के समय में उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार से बाहर होने लगी। इसी कारण परिवार के महत्व में भी काफ़ी कमी आई है। परिवार में लोकतंत्र की स्थापना। परंपरागत परिवारों में क्या होता था कि परिवार का जो मुख्य कर्ता है या जो पिता है, जो मुख्य कर्ता के रूप में होते थे, वो बहुत ही निरंकुशवादी होते थे। मतलब वो अपना शासन चलाते थे, वो एक निरंकुश तंत्र की तरह चलाते थे। सारे फैसले मुख्य कर्ता के द्वारा लिए जाते थे। बाकी सभी सदस्यों का परिवार में कोई खास महत्व नहीं होता था, क्योंकि निर्णय लेने की जो शक्ति थी वो केवल कर्ता के पास होती थी। परंतु आधुनिक समय में परिवार में लोकतंत्र की स्थापना हुई है। परिवार में जो मुख्य कर्ता या पिता है, उन्होंने दूसरे सदस्यों के महत्व को भी समझा है। अब किसी भी स्थिति से संबंधित जब निर्णय लिया जाता है तो परिवार के बाकी सदस्यों से भी राय ली जाती है। इससे परिवार में क्या हुआ, पत्नी, बच्चे तथा अन्य जो सदस्य हैं उनका महत्व भी परिवार में बढ़ा है और लोकतंत्र की स्थापना हुई है। विवाह नामक संस्था में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया, जिससे पारिवारिक संस्था में बदलाव ला दिया। जैसे पहले जो बाल विवाह थे, उनका प्रचलन पूरी तरह से सामाजिक और कानूनी रूप से बंद हो गया है। दूसरी बात, विधवा पुनर्विवाह
समाज के द्वारा भी और कानून के द्वारा भी स्वीकृत कर लिया गया है। तीसरी बात, विलंब विवाह का प्रचलन बढ़ा है। विलंब विवाह का मतलब हो गया बहुत बड़ी उम्र में भी शादी न करना, जिससे भी पारिवारिक संस्था में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। इसके साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप का प्रचलन भी बढ़ा है। बिना विवाह किए ही पति पत्नी के रूप में एक साथ रहना, और इसके साथ साथ कुंवारा रहने का या शादी न करने का प्रचलन भी बढ़ा है। तो इन सभी परिवर्तनों के कारण परिवार नामक संस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। यौन संबंधों में परिवर्तन, यौन संबंधों में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। आज व्यक्ति व्यवसाय करता है, व्यवसाय के लिए बाहर जाता है, और पहले क्या था, व्यक्ति घर तक ही सीमित था। घर के जो व्यावसायिक या परंपरागत काम धंधे होते थे वही किए जाते थे। तो यौन संबंध शादी से पहले स्वीकृत नहीं थे, या व्यक्ति आपस में शादी से पहले यौन संबंध स्थापित नहीं करते थे। यौन इच्छा की तृप्ति जो कि आधारभूत आवश्यकता है मनुष्य की, परंतु अब क्या हुआ, व्यक्ति शादी के पश्चात दूर दूर काम करने के लिए जाता है। महिलाएं भी बहुत दूर काम करने के लिए, पति पत्नी आपस में बहुत लंबे अरसे तक दूर रहते हैं। तो इस दौरान उनके जो संबंध हैं वो दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध भी बढ़े हैं, और दूसरे प्री मैरिज रिलेशनशिप का प्रचलन भी बढ़ा है। इसके पश्चात आता है महिलाओं की स्वतंत्रता। जो परिवार नामक संस्था है, इसके में पहले जो महिलाएं चार दीवारी तक सीमित थी, महिलाओं को किसी तरह की स्वतंत्रता या आज़ादी नहीं थी, परंतु अब शिक्षा के कारण और सामाजिक और राजनीतिक नियमों के कारण महिलाओं को स्वतंत्रता मिली है। अब वो घर से चार दीवारी से बाहर निकल कर पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करती है, जिससे महिलाएं हैं पहले जो परिवार के अंदर ही रहती थी और केवल बच्चों के पालन पोषण का काम करती थी, अब वो काम छोड़कर अन्य काम भी महिलाएं करने लगी है, जिससे बच्चों के पालन पोषण का दायित्व महिलाओं के साथ साथ पुरुषों पर भी आ गया, और पुरुष भी महिलाओं के घरेलू कार्य में अब हाथ बंटाने लगे, जिससे पारिवारिक संरचना में या कार्यात्मक जो पक्ष है उसमें परिवर्तन आया है। नातेदारी का महत्व घटना, परिवार नामक संस्था में नातेदारी का परंपरागत पुराने समय में बहुत ज़्यादा महत्व होता था। रिश्तेदार और नातेदार जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे व्यक्ति के जीवन में, परंतु अब व्यक्ति रिश्तेदारों और नातेदारों से दूर हटता है, उनसे बचना चाहता है, उनसे दूरी बनाकर रखना चाहता है। इसका कारण यह है कि उसमें स्वार्थ की भावना आ गई, व्यक्तिवादी भावना आई है, और अब व्यक्ति केवल अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचता है, न कि नातेदारों और रिश्तेदारों के बारे में, जिससे रिश्तेदारों और नातेदारों का महत्व कम हुआ है परिवार में। पारिवारिक कलह और तनाव, वर्तमान समाज में, आधुनिक समाज में पारिवारिक कलह और तनाव भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, क्योंकि परिवार में जब खुलापन आया है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पति पत्नी जो है अब वो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, न कि परिवार के सामूहिक स्वार्थ के लिए। पत्नी अपनी खुशी के लिए काम करना चाहती है, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहती है, और पति है वो अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, वो अपनी खुशी में खुश रहना चाहता है। तो इन दोनों में आपस में, इसी के कारण आपस में सामुदायिक या सहयोग की भावना न होने के कारण कलह बना रहता है, और तनाव की स्थिति दोनों के बीच में पैदा हो जाती है। जैसे संपूर्ण परिवार है उसमें तनाव और लड़ाई झगड़ा बढ़े हैं। परिवार में अस्थायित्व का बढ़ना, अब परिवार नामक संस्था है ये तो स्थिर है, लेकिन परिवार टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि अब परिवार के अंदर आपसी सहयोग या सामुदायिक की भावना नहीं रही, आपसी विश्वास में कमी आई है, जिसके कारण पति और पत्नी के बीच में, परिवारों में तलाक की घटनाएं भी बढ़ी है, या एक दूसरे के ऊपर हिंसा की घटनाएं भी बढ़ी है, जिससे परिवार में अस्थायित्व आया है। क्योंकि यदि आपस में तलाक हुआ तो परिवार भंग हो जाता है, टूट जाता है। परिवार में सहयोग की आधार में कमी, अब परिवार में सहयोग और त्याग की जो भावना थी एक दूसरे के प्रति, उसमें भी कमी आई है। क्यों? क्योंकि अब व्यक्ति, परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सभी सदस्य एक दूसरे के सहयोग पर आधारित न होकर वो केवल अपने अपने विकास के लिए, अपने विलासिता के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओं की पूर्ति पर ही ध्यान देते हैं, जिससे परिवार में सहयोग और आपसी जो सामुदायिक और सद्भावना थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। पारिवारिक नियंत्रण में कमी, पहले व्यक्ति के ऊपर परिवार का बहुत अधिक नियंत्रण होता था, क्योंकि परिवार के जो सदस्य, व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार पर निर्भर रहना पड़ता था।
आज व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति है, बेसिक नीड्स जैसे रोटी, कपड़ा और मकान है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार के बाहर भी कर सकता है। तो परिवार से बाहर उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है तो परिवार के सदस्यों का नियंत्रण उसके ऊपर कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के ऊपर परिवार के नियंत्रण में काफ़ी कमी आई है। तो यदि हम इस उपरोक्त विवेचना को देखें तो इससे स्पष्ट है कि परंपरागत और आधुनिक जो परिवार का स्वरूप है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। इसमें खुलापन काफ़ी आया है, इसमें स्वतंत्रता आई है। सभी जो है वो आपस में पहले के मुकाबले में स्वतंत्र महसूस करते हैं और अपनी काबिलियत और योग्यता के अनुसार कोई भी कार्य करने के लिए भी स्वतंत्र है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे परिवार में होने वाले परिवर्तन के कारण, कोजिज ऑफ चेंजिंग फॉर्म ऑफ फैमिली। ये परिवार में जो चेंजेज आए हैं, जो परिवर्तन आए हैं, इन परिवर्तनों के पीछे कोई न कोई कारण तो होगा, क्योंकि किसी भी घटना में, किसी भी सामाजिक घटना में, सामाजिक तथ्य में परिवर्तन अकस्मात या अपने आप नहीं आता है। उनके पीछे कोई न कोई कारण होता है। उन कारणों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले परिवार में होने वाले कारणों में हम आर्थिक कारणों की चर्चा करते हैं। तो आर्थिक कारणों के अंतर्गत हम औद्योगिकरण, महिलाओं की आर्थिक निर्भरता, काम पर लगी माताएं और उच्च जीवन स्तर, इन 4 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। औद्योगिकरण का तात्पर्य ये है कि पहले जब परंपरागत परिवारों में क्या था, जब उद्योग नहीं लगे हुए थे तो प्रत्येक परिवार एक सामूहिक रूप से परिवार के अंदर कोई न कोई या तो पारिवारिक व्यवसाय या फिर कोई लघु उद्योग लगाकर उनमें सभी सदस्य मिलजुल कर काम करते थे, जिससे परिवार संयुक्त परिवार बने रहे, परिवार में एकीकरण रहा, आपस में सामुदायिक और सहयोग की भावना रही। परंतु औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ कि व्यक्ति अब परिवार छोड़कर गांवों की तरफ बढ़े, नगरों की तरफ बढ़े, जहां पर उद्योग लगे हुए थे, काम की तलाश में वहां गए और वहां पर काम करने लगे। तो उनका जो मूल परिवार था, जो संयुक्त परिवार था, वो टूटकर एकल परिवार में बदल गया। तो औद्योगिकरण के कारण भी संयुक्त परिवार है वो एकल परिवार में बदले हैं। इसी के साथ साथ जो व्यवसाय, जो पैतृक व्यवसाय थे, पारिवारिक व्यवसाय थे, वो व्यवसाय भी खत्म हो गए और उनकी जगह व्यक्ति अपनी रुचि, काबिलियत और कुशलता के अनुसार उद्योगों में किसी भी तरह का कोई भी काम करने लगा। महिलाओं की आर्थिक निर्भरता, पहले जो क्या था, महिलाएं 4 दीवारी तक ही सीमित थी, उन्हें घर से बाहर निकलने की स्वतंत्रता नहीं थी। परंतु अब महिलाएं औद्योगिकरण के कारण उद्योगों में काम करती हैं। जब वो उद्योगों में काम करती है तो आर्थिक रूप से उसे पुरुष पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जिसके कारण उन्हें महिलाओं को स्वतंत्रता मिली। और जब वो उद्योगों में काम करके जो पैसे अर्जित करती है, उन पैसों का वो खुद की शिक्षा पर या बच्चों की शिक्षा पर या उनके पालन पोषण पर वो उनको खर्च करती है, जिससे परिवार की जो स्थिति है वो सुधरी है। काम पर लगी महिलाएं, पहले जैसे कि हमने ऊपर आपको बताया कि महिलाएं घर की 4 दीवारी तक सीमित थी और वो बच्चों के पालन पोषण या घर के जो देखभाल का काम है वो महिलाएं करती थी। परंतु औद्योगिकरण के कारण महिलाएं उद्योगों में काम करने लगी, फैक्ट्रियों में काम करने लगी या अन्य नौकरियां करने लगी, जिसके कारण क्या हुआ, बच्चों के पालन पोषण का काम है वो विभिन्न संस्थाओं के द्वारा किया जाने लगा। विभिन्न संस्थाएं जैसे जो शिशु गृह हो गए, प्ले स्कूल हो गए, या विभिन्न ऐसी संस्थाएं भी हैं जो बच्चों के पालन पोषण का काम करती है। तो उन संस्थाओं के द्वारा बच्चों की देखरेख और पालन पोषण का काम किया जाने लगा। तो अब बच्चों का पालन पोषण परिवार की बजाय परिवार से बाहर होने लगा। उच्च जीवन स्तर, लोगों के पास जब पैसे बढ़े, औद्योगिकरण बढ़ा, तो पैसों के बढ़ने के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ। उच्च जीवन स्तर में पैसों का महत्व हुआ। अब यहाँ पर आपसी प्रेम और सहयोग की बजाय पैसों को महत्व दिया जाने लगा और लोग पैसे कमाने के लिए या पैसे के लिए कुछ भी करने लगे। आज हम देखते हैं एक परिवार के अंदर एक बेटा अपने पिता की हत्या कर देता है, पत्नी पति की हत्या कर देती है, बाप बेटे की हत्या कर देता है, पति पत्नी की हत्या कर देता है पैसों के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जीवन जो उच्च जीवन स्तर जो आया समाज के अंदर, जीवन स्तर में जो सुधार हुआ, उस सुधार ने, उस विलासिता ने आपसी संबंधों का महत्व कम किया और पैसों के महत्व को बढ़ाया है। तो ये आर्थिक कारण रहे परिवार नामक संस्था में परिवर्तन लाने के लिए। अब सामाजिक कारण जो पारिवारिक संस्था में उत्तरदायी कारक हैं वो जनसंख्या की गतिशीलता, स्त्रियों की उच्च शिक्षा, नगरीकरण,
व्यावसायिक मनोरंजन और युवा वर्ग की क्रांति, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जनसंख्या की गतिशीलता। जनसंख्या की गतिशीलता का तात्पर्य ये है कि जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाना, इसका मतलब दो तरह से हम इसको व्याख्या करेंगे इसकी। पहला, इसमें हम लिख सकते हैं कि गांव की जनसंख्या है वो औद्योगिकरण के कारण नगरों की तरफ उनका पलायन बढ़ा। परिणाम स्वरूप जो एकल संयुक्त परिवार थे वो टूटकर एकल परिवार में बदल गए। दूसरी तरफ हम ये भी लिख सकते हैं कि विभिन्न देशों की जनसंख्या आपस में एक दूसरे में गई। जैसे भारत के नागरिक अमेरिका जाते हैं, अमेरिका के भारत आएंगे, इंग्लैंड के यहाँ आएंगे, भारतीय नागरिक भी इंग्लैंड जाएंगे, तो वहाँ की संस्कृति का भी पारिवारिक जीवन पर प्रभाव पड़ा, जिससे महिलाओं को स्वतंत्रता मिली। इसके साथ साथ इससे क्या हुआ, पारिवारिक नामक संस्था है उसमें परिवर्तन आया। जैसे भारत के अंदर बड़े बड़े शहरों में लिव इन रिलेशनशिप का प्रचलन बढ़ा है, या कोर्ट मैरिज या प्रेम विवाह का प्रचलन बढ़ा है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि हमने विदेशी संस्कृति, विशेषकर पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया है। और ये पाश्चात्य संस्कृति जो है, ये संस्कृति जनसंख्या की गतिशीलता के कारण आई है। भी हम उन देशों में गए, उन देशों के सिस्टम को देखा और वही सिस्टम हमने अपने देश के अंदर लागू कर दिया। तो जनसंख्या की गतिशीलता भी पारिवारिक जो संस्था है उसमें परिवर्तन का कारण रही। स्त्रियों की उच्च शिक्षा। अब जो महिलाएं हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अपने अधिकारों को पहचाना और अब वो घर की चार दीवारी तक सीमित न रहकर घर से बाहर निकली, उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, नौकरियों पर काम करने लगी। परिणाम स्वरूप परिवार का जो परंपरागत स्वरूप था उसमें परिवर्तन आया। इसके अलावा नगरीकरण भी एक कारण रहा परिवार में परिवर्तन का, क्योंकि नगरीकरण के कारण व्यक्ति रोजगार की तलाश में नगरों में जाने लगा, और जब नगरों में जाने लगा तो संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार में बदल गए। दूसरा, नगरों में जब एक उद्योग में काम करने लगा वो, तो निरंतर उद्योग में काम करने लगा तो उनके सामाजिक संबंध अपने सह कर्मचारियों के साथ हो गए, तो उनका जो लगाव है वो अपने जो परंपरागत परिवार है उनसे हटकर सह कर्मचारियों के साथ हो गया। और अब वो अपने बीवी बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगा, न कि परिवार के अन्य सदस्यों या फिर रिश्तेदारों और नातेदारों के कारण, जिससे परिवार में व्यक्तिवादिता की भावना बढ़ी और उसमें सामुदायिकता की भावना में कमी आई। व्यावसायिक मनोरंजन। परिवार के अंदर जो मनोरंजन होता था, आपस में जो गपशप करते थे, आपस में बातें करते थे, दादा दादी कहानियाँ सुनाते थे, महाभारत रामायण के किस्से सुनाए जाते थे, या विभिन्न उत्सवों पर, त्योहारों पर नाच गाने का प्रोग्राम होता था, उसमें व्यावसायिक व्यस्तता के कारण काफ़ी कमी आई है। क्योंकि अब प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने व्यवसाय में, अपने अपने कार्य में लगा हुआ है पैसे कमाने के लिए, तो उनके पास परिवार के साथ बैठकर समय बिताने के लिए या पारिवारिक मनोरंजन करने के लिए समय नहीं रहा। इसलिए वो अब क्लबों में, सर्कस के माध्यम से, जादू के माध्यम से, मैजिक शो के माध्यम से, या थिएटर सिनेमा के माध्यम से, या अन्य स्टेज शो के माध्यम से वो अपना मनोरंजन करने लगा। अब इसमें क्या हुआ, जो पारिवारिक मनोरंजन था उसका स्थान पर व्यावसायिक मनोरंजन ने ले लिया। व्यावसायिक मनोरंजन का तात्पर्य ये है कि जो मनोरंजन पैसे देकर किया जाए, मतलब मनोरंजन को एक व्यवसाय के रूप में अपना लिया। जैसे हरियाणा के अंदर डांसर सपना चौधरी प्रसिद्ध है, तो वो जब वो डांसर का कार्य करती है तो इसका मतलब वो पैसों के लिए वो काम कर रही है। थिएटर के अंदर हम मूवी देखते हैं तो उसमें भी पैसे देने पड़ते हैं, और मूवी बनाने वाले मनोरंजन के लिए जो मूवी या सीरियल बनाए हैं, लेकिन वो उनके बदले में पैसे भी ले रहे हैं। मैजिक शो हो रहा है वहाँ भी पैसे लग रहे हैं, क्लब में जाते हैं वहाँ भी पैसे लग रहे हैं। इसका मतलब पारिवारिक मनोरंजन की जगह पर व्यावसायिक मनोरंजन को महत्व दिया जाने लगा, औद्योगिकरण के कारण और नगरीकरण के कारण आधुनिक परिवारों में। युवा वर्ग में क्रांति। अब अधिक शिक्षा, अधिक खुलापन और पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण युवा वर्ग के विचार क्रांतिकारी हुए, और उन्होंने जो परिवार के परंपरागत बंधन थे वो मानने से मना कर दिया, चाहे वो विवाह के मामले में हो या अन्य किसी सामाजिक रीति रिवाजों और प्रथाओं के मामले में हो, जिससे परिवार नामक संस्था में काफ़ी परिवर्तन आया। जैसे हम देखते हैं कि पहले जो निम्न जातियां थीं उनको
उनके लिए सामाजिक गतिशीलता या सभी के साथ मिलजुल कर काम करना उनको अलाउड नहीं था, समाज इसको स्वीकृति नहीं देता था। परंतु आधुनिक समय में हम देखें तो किसी भी व्यवसाय में चले जाएं, किसी भी संस्था में चले जाएं, तो इस तरह का कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। तो युवा वर्ग की क्रांति मतलब युवा वर्ग है, उसने जब परंपरागत नियमों की अवहेलना की या उनका उल्लंघन किया या उनको मानने से मना किया, तो परिवार नामक संस्था में भी काफ़ी परिवर्तन आए हैं। राजनीतिक कारण, परिवार नामक संस्था में राजनीतिक कारण भी परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी रहे। राजनीतिक कारणों में माता पिता पर राज्य की प्रभुसत्ता। अब माता पिता किसी भी तरह से अपने बच्चे को अपने अनुसार ढालने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मतलब बच्चों को मारपीट बच्चों के साथ नहीं की जा सकती या पिटाई करके उनको अपने अनुसार नहीं ढाला जा सकता। इसके लिए राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं। उन नियमों के अनुसार ही माता पिता को अपने बच्चों की परवरिश बिना किसी पिटाई के या बिना किसी डराई या धमकाई के की जाती है। तो माता पिता पर राज्य की प्रभुसत्ता ये राजनीतिक कारण रहे परिवार नामक संस्था में कि माता पिता अब निरंकुश होकर अपने बच्चे का किसी भी तरह से मजबूर नहीं कर सकते हैं। स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार दे कि निरंकुश होने का मतलब विवाह जैसे विवाह के मामले में नहीं कर सकते। यदि बालक या बालिका कहीं अन्य अपनी कास्ट से बाहर जाकर शादी करना चाहते हैं तो परिवार के सदस्य उसे मजबूर नहीं कर सकते शादी न करने के लिए, क्योंकि राज्य या कानून उनको स्वीकृति दे देता है। स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार, इसके साथ साथ महिलाओं को राजनीतिक अधिकार मिले और राजनीतिक स्थिति में निरंतर सुधार हुआ है। जैसे महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ी, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई और महिलाओं के कल्याण संबंधी नीतियां हैं वो संसद या विधानसभा में पारित करवाई गई, ऐसे नियम बनाए गए, इससे रिलेटेड संवैधानिक संशोधन भी किए गए। जैसे हरियाणा के अंदर हम बात करें तो अभी हाल ही में महिलाओं को पंचायती राज सिस्टम में 50% रिजर्वेशन दिया गया है। तो इससे महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी, उनमें जन चेतना आएगी, जिससे वो केवल घरों तक सीमित न रहकर वो भी समाज के अंदर राज्य के अपने खुद के बच्चों के विकास में योगदान प्रभावी रूप से दे पाएगी। तो स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार मिलने से भी जो महिलाएं जो परिवार नामक संस्था है उसमें काफ़ी परिवर्तन आए हैं। दार्शनिक कारणों की हम बात करें तो दार्शनिक कारणों के अंदर हम शामिल करते हैं विवाह के धार्मिक आधार का पतन, भौतिकवादी व व्यक्तिवादी विचारधारा, नैतिकता का नवीन प्रतिमान। इसके विवाह के धार्मिक आधार के पतन का तात्पर्य ये होगा कि जो पहले विवाह था उसको एक धार्मिक संस्कार माना जाता था। उसके लिए जैसे अग्नि के सामने फेरे लिए जाते थे, सप्तपदी प्रथा अपनाई जाती थी, कन्यादान किया जाता था और विवाह से पूर्व ही बहुत सारे धार्मिक कार्य शुरू हो जाते थे और विवाह के बाद तक वो धार्मिक कार्य चलते थे और विवाह के पश्चात भी सदैव धार्मिक कार्य होते रहते थे। परंतु व्यावसायिक व्यस्तता के कारण और विवाह नामक संस्था में समाज के द्वारा स्वतंत्रता दिए जाने के कारण परिवार विवाह है वो भी एक धार्मिक संस्कार न रहकर वो एक सामाजिक समझौते में परिवर्तित होता नजर आ रहा है। जैसे मान लीजिए एक लड़का और लड़की प्रेम विवाह करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं, तो न तो उनके अग्नि के समक्ष फेरे हुए हैं, न कोई सप्तपदी प्रथा वहाँ का, न किसी ने कन्यादान किया है। तो इसका तात्पर्य ये होगा कि विवाह को जो एक धार्मिक संस्कार माना जाता था, एक पवित्र कार्य माना जाता था, अब वो धार्मिक संस्था की जगह उसका स्थान है वो एक सामाजिक समझौते ने ले लिया है। भौतिकवादी व व्यक्तिवादी विचारधारा, अब जो विचारधारा है भौतिकवादी विचारधारा के कारण हम की जो भावना थी उस हम की भावना की जगह अब मैं की भावना का प्रचलन बढ़ा है। अब व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, वो अपना जीवन जीना चाहता है। अब वो दूसरे परिवार के माता पिता भाई बहन या फिर अपने रिश्तेदारों नातेदारों की परवाह नहीं करता, वो उनके लिए अब नहीं जीता है, वो केवल अपने सुख सुविधाओं के लिए जीता है। इसीलिए अब व्यक्ति जो है उसके अंदर व्यक्तिवादिता की भावना पनपी है, भौतिकवादी भावना उसके अंदर पनपी है। भौतिकवादी भावना का मतलब ये हुआ कि अब वो विलासिता का जीवन जीना चाहता है, अब वो सामुदायिक जीवन से दूर हटकर व्यक्तिवादी जीवन की तरफ बढ़ रहा है। तो और इसके पश्चात नैतिकता का नवीन प्रतिमान, नैतिकता के नवीन प्रतिमान का तात्पर्य ये है कि विवाहित संबंध में भी नैतिकता में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है।
जैसे प्रेम विवाह हुआ, तलाक का प्रचलन बढ़ा, लिव इन रिलेशनशिप का प्रचलन बढ़ा, प्री मैरिज रिलेशनशिप का प्रचलन बढ़ा। इससे जो नैतिकता है, नैतिकता नामक संस्था में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। इसके साथ साथ हम इसमें दूसरे कारण भी लिख सकते हैं भी खान पान और पहनावे में भी परिवर्तन आया है। खान पान और पहनावे में परिवर्तन आने का मतलब क्या हुआ भी जैसे पहले महिलाएं हैं वो घाघरा पहनती थी या सूट पहनती थी, सलवार पहनती थी। आज उनकी जगह पर पहनावे में महिलाओं में पैंट शर्ट का प्रचलन बढ़ा है। इसी तरह से पुरुषों की जो धोती कुर्ता पहनते थे उसकी जगह पर पैंट शर्ट का प्रचलन बढ़ा है। ब्यूटी पार्लर खुल रहे हैं जगह जगह पर और उनमें भी लोगों का जाने का एक शौक़ बढ़ा है, चाहे वो केवल उसमें महिलाएं नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी खुल गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, भौतिकवादी दुनिया के कारण जो खान पान है, पहनावा है, रहन सहन है, आचार व्यवहार है, उन सब के नियम है वो उनमें परिवर्तन हुआ है। तो इन सब में परिवर्तन होने के कारण परिवार नामक संस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जब इसका हम सारांश निकालेंगे, जब हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे तो उसमें लिखेंगे परिवार नामक संस्था है वो एक स्थायी संस्था है, परंतु उसमें स्थायित्व के साथ साथ निरंतरता भी है। निरंतरता का मतलब ये हुआ कि परिवार नामक संस्था तो रहेगी परंतु उसके अंदर अंदरूनी परिवर्तन आएंगे समय के अनुसार। तो भारत के अंदर भी परिवार नामक संस्था में समय के अनुसार आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। उसमें खुलापन आया है, उसमें कर्ता की स्थिति में परिवर्तन आया है, महिलाओं की स्थिति सुधरी है, उसमें जो परंपरागत व्यवसाय या पारिवारिक व्यवसाय की बाध्यता थी वो खत्म हुई है, सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान बढ़ा है, संयुक्त परिवार से एकल परिवार में परिवार का बिखराव हुआ है। इनके पीछे कारण राजनीतिक कारण रहे, आर्थिक कारण रहे, सामाजिक कारण रहे, धार्मिक कारण रहे, दार्शनिक कारण रहे, सांस्कृतिक कारण रहे, आदि बहुत सारे कारण इसके लिए उत्तरदायी रहे थे। तो ये पूरा क्वेश्चन बनता है। अब इसके पश्चात हम चलते हैं इनके सेल्फ असेसमेंट के रूप में भी। इसमें आपको एसेस करना है भी इन क्वेश्चनों को आप कितना समझे हैं। पहला क्वेश्चन है परिवार से आप क्या समझते हैं, तो 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। इसमें आपको परिवार की डेफिनेशन देनी है जो इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताई थी। परिवार के परिवर्तन के किन्हीं 3 कारणों को बताइएगा। इसमें परिवार आधुनिक समय में जो परिवर्तन आया है परिवार के स्वरूप में, उसके लिए उत्तरदायी कारक कौन से थे, उन 3 कारणों का वर्णन यहाँ पर करना है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। परिवार से आप क्या समझते हैं, परिवार में होने वाले परिवर्तन और परिवर्तनों के कारणों को समझाइएगा। तो परिवार से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब इसके मीनिंग आपको बताना है। परिवार में होने वाले परिवर्तन, परिवार में आधुनिक समय में क्या क्या परिवर्तन आए हैं और उन परिवर्तनों के पीछे क्या कारण रहे जो कि हमने अभी पढ़ा है, वो सब इसमें एक्सप्लेन करना है आपको। और ये क्वेश्चन अपना इस तरह से 16 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो 16 नंबर के क्वेश्चन को हमने इसी तरह से अटैम्प्ट करना है। आपके इसमें यदि वीडियो में किसी तरह के कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो हम सॉर्ट आउट कर देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।